चलिए हिंदी पढ़ाते हैं। और हिंदी का बारे में मैं बता दूं, 2022 का है, 10 जनवरी का पेपर है। हिंदी में कभी भी गद्यांश को पढ़े तो समझे कि हमको बगल वाले को सुनाना है तुरंत। अभी पढ़ रहे हैं, अभी आपसे सुनने वाला है कोई, ऐसे पढ़िए हिंदी समझ के। ये नहीं कि 3 बार 4 बार पढ़ के समय बर्बाद कर ली। पहले अच्छा से पढ़ लीजिए तब क्वेश्चन पढ़िए। कितने लोग क्वेश्चन पढ़ के तब पढ़ना शुरू करते हैं, तो 10 को क्वेश्चन होगा तो 10 बार पढ़िएगा तो समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अच्छा से पढ़िए, समझिए कि किसी को सुनाना है, तुरंत सुनाना है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिएगा कैसे पढ़ना है। प्रकृति का विधान है दिए बिना कुछ नहीं मिलेगा। देने की प्रवृत्ति हो तो उपलब्धियां असफलताएं कदम चुनेगी। दिए बिना माने किसी को आप ज्ञान दान कर रहे हैं, किसी को कोई जीके जीएस बता रहे हैं, तो आपको भी रिवीजन होता है और आपको भी याद होता है। और किसी के मन में बन जाएगी क्वेश्चन हम बता देंगे ना, तो वो मार लेगा, वो आगे निकल जाएगा, तो आप ही आगे नहीं निकलिएगा, आप ही को क्वेश्चन में भुला जाए, है ना, आप ही भूल जाइएगा। तो दिए बिना कभी भी आगे कोई नहीं बढ़ पाया है, और देने से क्या होगा, सफलता कदम चूमेगी। उपलब्धियां और समान व्यक्ति के विशिष्ट पहचान दिलाते हैं, जो कि उनके सुचारू जीवन के लिए अपरिहार्य है। उसे अभिशप्त कहा जाएगा। उसकी खासियत को कहीं भाव नहीं दिया जाता, तो ऐसा व्यक्ति कालांतर में समाज ही नहीं स्वयं पर बोझ बन जाएगा। फिर भी एक स्वतंत्र अस्मिता बतौर व्यक्ति तभी उभरेगा जब उसने दूसरे की बेहतरी की ठान रखी हो, यानी उनमें देने का भाव मुखर हो। मतलब इसमें सीधी सीधी बात कर रहा है कि दूसरे को अगर हेल्प करते हैं तो आप अच्छा करेंगे। उपलब्धि के प्रकरण में देने का स्थान लेने से उच्चतर और गरिमापूर्ण है, माने देने वाला आगे होता है। और याद रखिएगा, देने वाला का हाथ कभी भी ऊपर होता है, नीचे नहीं होता। नीचे से ऐसे थोड़ा कोई देता है, लेने वाला का हाथ नीचे होता है। लेकिन स्मरण रहे, शुरुआती देने से होगी, शुरुआत जो होगा वह देने से होगा। पहल आपको करनी है। देने का परिक्षेत्र धन या भौतिक वस्तुएं प्रदान करने से कहीं परे है। बीमारी, शोक, दुष्कर परिस्थितियों से त्रस्त परिजन की व्यथा धैर्य से सुनने मात्र से आप उसे राहत पहुंचा सकते हैं। देने का मतलब ये नहीं है कि आप धन ही दीजिए, दौलत दीजिए। किसी का दुख भी सुन ले रहे हैं तो समझिए वो देने के बराबर हो गया। ठीक है। कुछ प्रसंगों में अपनी उन उपस्थितियां मात्र को, कुछ में दूसरे के अतरंग सरोकार में सक्रिय भागीदारी से उसके लिए संबल बनते हैं। ये जो है ना गद्यांश बहुत टेढ़ा है ना, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा इसमें घुमाया है। तो इसका मेन आशय यही है कि देने के बारे में चर्चा कर रहा है, मतलब कि हेल्पिंग नेचर के बारे में बोल रहा है। ठीक है। अब आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए कि प्रकृति का क्या विधान है। दिए बिना कुछ नहीं मिलता, यह तो था ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति से सुचारू जीवन के लिए आवश्यक है क्या, विशेष पहचान। ठीक है। नेक्स्ट है कि कैसे व्यक्ति समय के साथ समाज और स्वयं पर बोझ बन जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा, जिनके व्यक्ति की विशिष्ट पहचान ना होती है ना, वैसे व्यक्ति समाज के लिए बोझ है। आप देखिएगा काफी लोग समाज में रहते हैं, जब भोज चलाने की बात है तो भोज में नहीं चलाएगा, क्या है ना चलाए हम, ऐसा होता है। कितने लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बिना कहे भीड़ जाता है। तो भाई विशेष पहचान के लिए आप बोझ है। अगर समाज में आपको कोई नहीं पहचानता है, मान लीजिए आपके गांव में फ्लिपकार्ट वाला आया और आपसे बोला कि सर आपका घर कहाँ है, हम नया है, तो आप कहिए कि सर मेरा नाम ले लीजिए, कोई भी गांव में आपको बता देगा मेरा घर कहाँ है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम भाई ले लोगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन है, बगल वाला का पता नहीं है। एक आदमी का हम था, शायद वीडियो कोई नहीं देख रहा हो तो ठीक है, अमित कुमार अकेला के नाम से आया था। हम भी बगल में नहीं जानते थे, हमारे भैया का नाम था बगल वाला।
पार्सल वाला घूम रहा है, अमित कुमार अकेला पूरा गाँव घूम गया, अब पता नहीं चला कि कौन है, और उसी का नाम था अमित कुमार अकेला। ना किसी को पता नहीं था, बाद में पता चला कि इसी का नाम है भाई अमित कुमार अकेला, डॉक्यूमेंट में नाम था। ठीक है, तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं इस धरती पर, ज्वाइनिंग लेटर आ करके भी घूर के चल जाएगा और नौकरी छूट जाएगा। तो नाम ऐसे रखिए, प्रचलित रखिए। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न है कि उपलब्धि के प्रकरण में किसका स्थान उच्चतर और गरिमापूर्ण है, बताइए। ये तो स्पष्ट दिया था, मतलब जो देगा ना उसका गरिमा वाला व्यक्ति है, उच्चतर स्तर है उसका। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कब मिलती है? कब मिलती है भाई? तो जब वह दूसरे की भलाई के लिए कार्य करता है तब मिलता है। ठीक है, जब आप दूसरे का भलाई करिएगा ना तब आपका पहचान धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? गधांश टेढ़ा था लेकिन क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है। देने का सर्वाधिक देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। व्याथा सुनना लिखा था एक जगह, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है व्याथा सुनना, ना कि धन संपत्ति देना। हाँ, किसी की मतलब दुख सुन लेना एक प्रकार के देने के बराबर हो जाता है। भौतिक वस्तुएं में रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द क्या है? तो विशेषण है। भौतिक क्या है? रेखांकित माने जिस शब्द के नीचे रेखा पारा हुआ है। तो किसके नीचे रेखा है? भौतिक वाले वस्तु के नीचे देखिए एक लाइन है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो भौतिक क्या है? तो विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि भौतिक है। अगला है कि प्रवृत्ति में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले पढ़ते हैं बाद में। तो उच्च का विलोम बताना है, उच्च का होता है निम्न, बहुत बेटर। और आ जाइए, ये आपका पदांश है, और पदांश में बस एक नस पकड़ा जाए कि किसके बारे में पदांशवा कहा है, बस हो गया। पदांश का ट्रिक यही है, उसका नस पकड़ लेना है। चलिए हम पकड़ते हैं कि बिजली चमकी पानी गिरने का डर है, वे क्यों भागे जाते हैं जिनके घर है, वे क्यों चुप है जिनको आती है भाषा, वह क्या है जो दिखता है धुआं धुआं सा, वह क्या है हरा हरा सा जिसके आगे है उलझ गए जीने से सारे धागे, यह शहर की जिसमें रहती है इच्छाएं। ठीक है, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो अब ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो एक प्रश्न पढ़ के देख लीजिए। वो प्रश्न किसके बारे में? और है आगे, चलिए कहीं पकड़ा जाए और आगे है तो। कुत्ते भुनगे आदमी गिलहरी गाय, यह शहर की जिसकी जिद है सीधी सादी, ज्यादा से ज्यादा सुविधा सुख आजादी। मतलब लग रहा है कि ये आजादी के बारे में कुछ कह रहा है। तो चलिए, पदांश के अनुसार जीवन बहुत सारी डैश से घिरा है, जीवन कभी भी उलझनों से ही घिरा हुआ है। और एक और ट्रिक बताऊं पदांश का, कि पदांश समझ में नहीं आए तो दिमाग से मारिए, अच्छा चीज मारिए, क्वेश्चन कहता है वैसे मारिए, आपका 100% सही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि शहरों में व्यक्तियों के पास क्या है? तो कविता पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट होगा, सुविधा सुख इच्छाएं लिखा है ना। हाँ, लास्ट लाइन नहीं था। चलिए उत्तर आपका सी पर जाएगा। वे चुप क्यों है जिनको आती है भाषा, पंक्ति का भाव बताइए क्या होगा? उत्तर हो जाएगा कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, जिनको भाषा आता है वो चुप क्यों है। तो इसमें सबसे बेटर जाएगा कि अन्याय के बीच में आवाज उठाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि पदांश के आधार पर बताए कि कवि व्यक्तित्व के किस गुण को महत्व देता है। किसको? हाँ, नहीं, पदांश के आधार पर यहाँ पे कह रहा है बताए कि कवि व्यक्ति के किस गुण को? तो निर्भयता को, मन डर को खत्म करना चाह रहा है यहाँ पे, है ना। सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर जाएगा। सुख का विलोम बताए, दुख है। घर का बहुवचन, घर का घरे होता है, ये बहुवचन होता है। होम, कहीं होम में ऐसा लगते हुए देखते होइएगा? नहीं, घर का घर कहीं देखे? नहीं, घर को घर ही बोलते, घर बोले तो सबका घर, बहुवचन खुद है वो। चलो भाई, अब आ गया पेडागोजी, चलिए इसका ऑपरेशन कर देते हैं। एक विद्यार्थी
विद्यार्थी माने शिक्षार्थी, शिक्षार्थी माने बालक माने बच्चा, अपने संज्ञान स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना के द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट है? बताए क्या करेंगे आप? देखिए याद रखिएगा, मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक रामबाण साबित होगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा रहे कुछ उच्च, क्या लिखा रहे, कुछ उच्च रहे या ऊपर लिखा रहे, ठीक है, या थोड़ा उच्च लिखा रहे, माने समझिए कि जो उच्च रहे, उच्च माने थोड़ा सा ऊंचा, तो इसमें अगर कोई भी रहे वहां 100% नहीं 500% कहते हैं बोधगम निवेश जाएगा। और ये जो नियम दिया था स्टीफन क्रिप्सन साहब का नियम है, I+1 का नियम। कौन दिया? स्टीफन क्रिप्सन। तो क्या मारेंगे उत्तर? बोधगम निवेश। माने कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा ऊंच, कुछ ऊंच की बात कर दे, ऊपर की बात कर दे, है ना, उसमें हमेशा बोधगम निवेश जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं होगा। अगर सही से पढ़ लिए तो कल्याण हो जाएगा, दिमाग पर रह गया तो ज्यादा ही कल्याण होगा। चलिए 107 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है, ये क्या होगा? अर्जन। चलो भाई, एक और जगह होता है, क्या जाता है वहां पे? स्कीमा जाता है, सही ना, स्कीमा जाता है, सही ना। तो अगर सूचना का पैकेट कहता तो स्कीमा होता, लेकिन कह रहा है ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहां पे सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से, माने बातचीत के माध्यम से अगर आपके मस्तिष्क में ऐड हो गया, सुनिए ध्यान से, तो बातचीत कहाँ करिएगा? तो पर्यावरण में, समाज में करिएगा। तो बातचीत के माध्यम से आपके माइंड में कोई चीज आपको एकत्र हो रहा है तो उसको अर्जन कहेंगे, लेकिन अगर विद्यालय में कोई सिखा रहा है तो उसको हम अधिगम कहेंगे। दो को ऑप्शन है इसमें। विद्यालय में आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के माध्यम से, टीचर के माध्यम से अगर कोई चीज आपके माइंड में ऐड हो रहा है तो वह अधिगम हुआ, लेकिन बातचीत के माध्यम से कोई चीज आपके माइंड में ऐड हो रहा है तो वो अर्जन हुआ। तो अधिगम और अर्जन का प्रश्न एक आता है। फिर से सुनिए, दूसरा घुमा के कैसे पूछेगा, कहेगा कि एक लड़का है जो वातावरण से भाषा सीख रहा है, समाज से भाषा सीख रहा है, तो अर्जन होगा कि अधिगम होगा? अरे अर्जन होगा। समाज या वातावरण से अगर सीख रहा है ना तो अर्जन होगा, लेकिन एक लड़का है जो विद्यालय में जाकर के कोई चीज सीख रहा है तो वो अधिगम होगा। ठीक है, यही घुमा के प्रश्न पूछा है और कई बार पूछा है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न। 108 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा का अंग नहीं है? तो भाई कौन सा अंग नहीं है? तो भाषा के पठन अंग जो है ना, भाषा का अंग नहीं है। भाषा में होता है कि आपके मुंह से साउंड निकलता है, उसका कोई ना कोई भाषा का रूप होता है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, पठन नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देता है? कौन कौन होगा? श्रव्य भाषा पद्धति मौखिक पर इसलिए जोर देगा क्योंकि कोई सुनेगा, श्रव्य वाला। ठीक है, तो श्रव्य भाषा पद्धति सबसे ज्यादा जोर किसको देता है? मौखिक पर। तो आप इसका टैग वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, श्रव्य भाषा पद्धति, तो मौखिक भाषा पर जोर देना। टैग वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो श्रव्य की दोस्ती मौखिक से, गर्दा उड़ेगा, है ना। अगर हम चाह दे, आने वाले समय में चाहेंगे बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल बोर्ड होगा, तब देखिएगा जब पढ़ाएंगे, एक दिन मैं भी नाम कमाऊंगा, देखिएगा। और उस दिन नाम होगा ऐसा कि लोग दूसरे यूट्यूब चैनल पर नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। ऐसे चीज़ हमको नहीं लगता है कि कोई बताता होगा कि ये चीज़ आ रहा है तो ये होगा। बहुत सारे लेक्चर सुना देगा और पता चलेगा कि लेक्चरे में लड़का सा फंस के रह जाता है। और देखिएगा एक और चीज़, यूट्यूब चैनल पर बड़का बड़का जब यूट्यूब चैनल होता है ना, वहाँ पे 50,000 40,000 लोग लाइन ऑनलाइन देख रहा है, तो हमको जरा बताइए कि 50,000 पास कर जाता है? नहीं, भीड़ देख के भीड़ लगाता है लोग। हाँ, वो एगो एकेडमी साहब है, भीड़ देख के भीड़ लगा दिया। तो हमको बताइए जब 50,000 देख रहा था, आपका 50,000 लड़का निकाल लिया तो हमको गारंटी ठोक के बताइए निकाल लिया है तो।
वो 10 को निकलेगा, 100 को निकलेगा, वही में उसका एकदम बवंडर बना देगा कि मेरा ये हो गया वो हो गया। ठीक है, हाँ चलिए 110 पर आते हैं। इसे बाकी लोग जानते हैं, जहाँ भीड़ है वहीं भीड़ लगता है, और जो कमजोर वर्ग के चैनल उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, ये क्या है, ये क्या बताएगा। तो मैं बहुत सारे चैनल का नाम बताऊंगा जो बहुत बेटर पढ़ाता है। जिस समय में पढ़ाई किया उस समय में बहुत सारे चैनल थे, इस सब का अस्तित्व तो नहीं था, समझे, और बहुत बेटर पढ़ाया है। नाम तो नहीं लेंगे। चलिए प्रश्न है 10 पर, किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? कौन ऐसा पद्धति में आप जागरूक रहिएगा? देखिए कभी भी जागरूक रहना है नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। आप जागरूक काहे रहिएगा? आप 1 to 5 के बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो आप जागरूक रहिए कि कोई वहां पे गाली तो नहीं ना दे रहा है, ठीक है, कोई गलत वर्ड तो नहीं ना बोल रहा है, क्योंकि बच्चा जो होता है, वैज्ञानिक बोला है कि ग्रहणशील होता है ना। तो विभिन्न दर्शन ग्राही एवं ग्रहणशील पद्धति, इसके पद्धति आप जागरूक रहिएगा। जागरूक की बात करेगा उसमें ग्रहणशील वाला वर्ड 100% नहीं 500% आएगा, ग्रहणशील या ग्राह्यशील। इसके प्रति आप जागरूक नहीं रहते हैं तो बच्चा गाली भी सीख सकता है, बात समझे। तो आपको जागरूक रहना है कि आपके अगल बगल में कोई गाली दे रहा है तो मतलब आपके अगल बगल में कोई बच्चा सुन तो नहीं रहा है, अगर सुन रहा है तो जागरूक रहिए, नहीं तो सीख लेगा बहुत जल्दी। पढ़ाई लिखाई कम सीखेगा लेकिन वो सब बहुत जल्दी सीखेगा, उसमें PhD कर लेगा। चलिए अगला प्रश्न है, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियां पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? तो सरसरी की बात जैसे ही करता है तो सरसरी देखना, समाचार को कभी भी सरसरी निगाह तो सरसरी निगाह से ही देखना, गहन नहीं जाता है ना। तो सरसरी यहाँ नहीं रहता तब जाकर के हम उसमें दूसरे ऑप्शन को कर सकते थे। बारीकी से समाचार पत्र नहीं होता है, बारीकी वाला ऑप्शन आता है विज्ञापन। क्या आता है? विज्ञापन या जॉब के लिए कोई निकला हुआ है सूचना, उसको हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं। और सरसरी जो होता है वह समाचार पढ़ते हैं। तो सरसरी का सरसरी आंसर दिया है, हटाइए इसको। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा लेखन की विशेषता नहीं है? तो भाई कौन सा विशेषता नहीं है? तो मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आप रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं मौखिक, मौखिक माने मुंह से, तो इसमें लिखने वाली बात कहाँ आया? तो क्वेश्चन नेगेटिव था, थोड़ा सा ध्यान देते उत्तर आपका सही जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्दों को कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है? क्या हो जाएगा? बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उपकरणों को सुनने की आवश्यकता है, ठीक है, विभिन्न उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है, ठीक ठाक है। तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन यहाँ ए ही है। बी वाले ऑप्शन में आप सभी देख सकते हैं, शब्द संपदा है और व्याकरण के विकास पर पारस्परिक रूप से होने की प्रक्रिया, इसमें केवल शब्द संपदा और व्याकरण पर जोर दे रहा है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। बच्चे शब्द को अर्थपूर्ण ढंग से अच्छी तरह से सीखते हैं, तो बच्चा खुद से नहीं सीख पाता है। जरूरी नहीं कि सबको अर्थपूर्ण ढंग से ही सीखे, है ना, अच्छी तरह भी नेगेटिव होता है। अच्छी तरह सीखना ये जरूरी नहीं है कि सारा बच्चा अच्छी तरह से ही सीखे और सब वर्ड अच्छी तरह से सीखे, ठीक है। चलिए अगला है कि कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? संप्रेषण माने बातचीत करने वाला, क्या होगा? सी होगा। हाँ मैंने बोला था ट्रिक कि जो बात क्वेश्चन में कहे वही बात ऑप्शन में अगर कह दिया तो सी-टेट उसको 98% सही कहता है। संप्रेषण तो संप्रेषण, सरसरी तो सरसरी था ना भाई, 2 को मिल गया अभी लाइन से। अगला है कि प्रमाणिक आकलन क्या है? प्रमाणिक आकलन क्या है बताए? तो याद रखिएगा, शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है और अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं, उसी को हम प्रमाणिक आकलन कहते हैं। फर्स्ट वाला में सीमित की बात किया है और सी वाला में आपका यहाँ बात जो किया है प्रतिफल पर बल देने की बात किया है, मन रिजल्ट पर बल देना, और डी वाले ऑप्शन में आपका तुलना की बात किया है। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन को हम नहीं छुएंगे, ऐसे ऐसे सबसे पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, वाक्य गलत हो जाता है। अगला है कि रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा उपयुक्त है? यहाँ आपका उत्तर दिया, सत्र अवधि
विशेष में विद्यार्थियों के कौशल का मूल्यांकन। तो भाई कौशल का मूल्यांकन सत्र अवधि विशेष में, यहाँ पे विशेष करके ये इसको रॉन्ग दिशा में ले गया है, तो विशेष के वजह से इसको हम नहीं छुएंगे। शिक्षार्थियों की प्रक्रिया पर केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित मैंने जानते हैं, बाल केंद्रित, शिक्षार्थी मैंने बच्चा, बाल केंद्रित हो गया, तो ये ऑप्शन आ गया तो भाई कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बाल केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, है ना, ये सही होता है। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी क्या करता है। स्वतंत्र लेखन माने यह महसूस नहीं करते हैं कि अधिगम लिखना है या पूर्णतः सही होना चाहिए। भाई ये पूर्णतः वर्ड नेगेटिव होता है। बी है कि यह प्रथम भाषा में लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। तो प्रथम भाषा में विशेषता को, अद्वितीय भाषा में क्या है भाई, ये सब गलत होता है। रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाना, स्वतंत्र लेखन में रचनात्मक आप बन सकते हैं। स्वतंत्र माने क्या, फ्री राइटिंग, तो इसमें रचने का नहीं, मतलब कुछ कुछ लिखिएगा, अपने मन से लिखिएगा तो उससे रचनात्मक हो जाएगा ना, और इससे बेटर ऑप्शन कोई है ही नहीं। अगला है कि बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिला करके ध्वनियां निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा दा दा दा, इस प्रकार के बच्चा बोलता है, सुने हुए ना, तो इसको क्या कहते हैं। चलिए आपका उत्तर यहाँ पे जो जाएगा, बबलाने की अवस्था, बा दा दा दा, ठीक है। चलिए, किसी शिक्षार्थियों की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरियों को किसके द्वारा पहचान किया जाता है। तो कमजोरी कभी भी, कमजोरियों का निदान करते हैं, ठीक है। तो कमजोरियों का कभी भी निदान होता है, इसमें तो भाई सोचने वाली बात ही नहीं है। कमियों का, कमजोरियों का निदान। और आज का अंतिम प्रश्न है, सबसे मजेदार सेशन गया होगा ये आज का, अच्छा लगा है, समझ में आया ना, दम मजा आया हुआ, काफी दिनों के बाद हम इस करा रहे हैं। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। अर्जन की बात किया है मैंने, अभी अभी बोला कि अर्जन की बात करें, पर्यावरण, वातावरण, आपके घर का अगल बगल का जीवन, तो कौन सा होगा 120 का, अवसरों की प्रकृति। तो अवसर देंगे तभी जाके वो अर्जन कर पाएगा। तो एक और चीज मिल गया अर्जन के लिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या, तो अवसर की प्रकृति। एक और कीवर्ड आपका बन गया अर्जन का। तो बहुत सारा कीवर्ड बनता है, एक ही नहीं बनता है, और ये सारे कीवर्ड आपको याद है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, एकदम आसानी से आप सही कर सके। आइएगा, यही क्लास को समाप्त कर रहे हैं। आप इसको ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, 2 पार्ट में कर दिए, ईवीएस और हिंदी अलग अलग।